हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ज्यादा बढ़िया हो यार। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट जो पार्ट बचा है। आई नो ये थोड़ा सा लंबा हो गया बेटा। देखो चैप्टर ये वाला चैप्टर और इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा सा लंबा है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी टॉपिक स्किप करवाऊं या जल्दीबाजी में करवाऊं। तो है टेक्निकली ये वन शॉट सीरीज, बट जो चैप्टर नंबर 2 है उसके 3 पार्ट बन चुके हैं। 2 पार्ट अपलोडेड हो गए 1-1 घंटे के, और ये लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। और इसमें हम अपना चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से आपको आइडिया दे दूं बेटा। हम जो है क्लास 12 के लिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सीरीज स्टार्ट करे थे। उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करा था, पार्ट ए पार्ट बी में। अब हम चैप्टर नंबर 2 पे आए थे इंडियन इको के, दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो 1951 से 1991 तक के थे। उसमें अभी तक हमने क्या करा है, 2 पार्ट डन करे हैं, पार्ट ए बी वो अपलोडेड है, ये पार्ट सी है। नोट्स आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है हर चैप्टर्स के, तो प्लीज आप वहां से देख लीजिएगा। अगर मैं अभी पूरे चैप्टर को 2 मिनट में रिकॉल करवाऊं बेटा, तो सबसे पहले हमने पार्ट ए में इकोनॉमिक प्लानिंग को स्टार्ट करा था। मैंने आपको बताया था बेटा कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी की बहुत ज्यादा बैंड बजा दी थी। तो उस इकोनॉमी को हमें दोबारा से बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि हम प्लान आउट करें चीजों को, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे और हमें डेवलप बहुत जल्दी करना था। तो अगर हम रिसोर्सेज का एवं यूज करने लग जाते तो वो सही से यूज होते नहीं और डेवलपमेंट बहुत धीरे धीरे होता। तो इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि हम करें। इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए बेटा प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश करा 1950 में। प्लानिंग कमीशन जो है वो 5 ईयर प्लान बनाती थी और फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक चला। जो 5 ईयर प्लान थे बेटा, उनका जो मेजर गोल था, मेजर गोल वो 4 गोल्स थे, मैंने आपको बताया था, दैट इज जेम्स, GEMS। G स्टैंड फॉर ग्रोथ, E stand for equity, M stand for modernization and S stand for self sufficiency। और मैंने आपको पहले ही बोला था चारों में से सबको पढ़ लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक पॉइंट कोई सा भी उठा देगा कि मॉडर्नाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव है 5 ईयर प्लान का, उसको एक्सप्लेन कीजिए। ये पार्ट 1 में करा था। फिर सेकेंड चैप्टर के पार्ट 2 में, पार्ट बी में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को स्टार्ट करा था। मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है 1950 के बाद जो आए वो 3 सेक्टर्स में आए थे बेटा। सबसे पहले आए थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, फिर आए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और लास्ट आए थे फॉरेन ट्रेड सेक्टर में। 3 सेक्टर्स में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। सबसे पहले अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं, जो हमने पार्ट बी में करा था, सर एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने रिफॉर्म आए थे, तो बेटा 3 रिफॉर्म। कितने रिफॉर्म? 3 रिफॉर्म आए थे। सबसे पहला रिफॉर्म था लैंड रिफॉर्म, सेकेंड था जनरल रिफॉर्म, और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। अच्छा सर ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म, जनरल रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर मैं लैंड रिफॉर्म की बात करूं तो बड़ा सॉर्टेड था। लैंड रिफॉर्म में हमने जो लैंड होल्डिंग की ओनरशिप है उसको चेंज करा था। लैंड से रिलेटेड सारी पॉलिसी बनाई थी। सर कौन सी पॉलिसी? बेटा कुछ लिमिटेड पॉलिसी थी, जैसे अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी रिमूवल, जमींदारी सिस्टम को रिमूव कर दिया था। एक कॉन्सेप्ट था लैंड सील कर दिया था, मतलब एक पर्सन कितना मैक्सिमम लैंड होल्ड कर सकता है उसकी लिमिट बता दी थी। और कंसोलिडेशन ऑफ लैंड कर दिया था। लास्ट क्लास में सब पढ़ाया था। सेकंड जनरल रिफॉर्म में जनरल चीजें हुई थी, जैसे इरिगेशन फैसिलिटी को बेटर करा और फार्मर्स को बड़े लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाए, उसके लिए नबार्ड को स्टैब्लिश करा था 1982 में। फुल फॉर्म याद रखेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके अलावा हमने बहुत सारी चीजें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी थी, है ना, रेगुलेटेड मार्केट, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, ये सब पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। सबसे लास्ट जो था वो था ग्रीन रेवोल्यूशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन रेवोल्यूशन में बेटा हमने देखा था कि जो हमारी फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन है उसमें एक ड्रास्टिक इंक्रीज आया। सर क्यों आया? ड्यू टू यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। तो इन सब का यूज करके जो फूड ग्रेन्स है उनके बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इंक्रीज आया। थर्ड 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस होता 1960 के अराउंड। 2 फेज में आया था, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 1960 से 70 तक चला था, अगला फेज 70 से 80 तक चला था। पहले फेज में कुछ लिमिटेड स्टेट्स थी विद लिमिटेड क्रॉप, वीट के लिए यूज हुआ था फिर, और उसके बाद जो था हमने अदर स्टेट में भी ट्राई करा ग्रीन रेवोल्यूशन और अदर क्रॉप्स के साथ भी करा। फिर लास्ट क्लास में ही मैंने उसके एडवांटेजेस भी बताई थी और डिसएडवांटेजेस भी बताई थी। पार्ट बी में मैंने आपको सारा कुछ पढ़ा दिया था उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में जो बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर में हुए थे।
आई होप सब क्लियर है। मैंने जल्दी से समराइज कर दिया 2 मिनट में। अगर आपको कोई भी डाउट है, पार्ट बी आपके पास होगा, यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप जाइए वहां पे पार्ट बी को देखिए, आराम से पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए, सब समझ आ जाएगा। आज के लेक्चर में हम लास्ट अपने 2 सेक्टर जो बचे हैं, एग्रीकल्चर के रिफॉर्म कर लिया हमने, अब बचे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, वो करेंगे, और इसके बाद अपन करेंगे फॉरेन ट्रेड सेक्टर के रिफॉर्म। तो 2 सेक्टर हमारे बचे आज के लेक्चर में, वो डन करना है, फटाफट निपटाएंगे चैप्टर को। अगर मैं बात करूं बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के लिए, तो देखो गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंस के बाद ये समझ आया कि यार अगर हमें ग्रो करना है, डेवलप करना है ड्रास्टिकली, तो वो एग्रीकल्चर से नहीं होता। देखो आपको पता है, अगर आपको बिल्कुल लग्जरी लाइफ जीनी है ना, तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो बिजनेसमैन है, बिजनेस करके ही वो चीज आप अचीव कर सकते हो। एग्रीकल्चर या जॉब जो चीज होती है, वो बस आपको एक सर्वाइवल या लाइफ सस्टेन कर सकती है, नॉर्मल तरीके से जी सकती है। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करना है किसी भी इकोनॉमी को, तो इंडस्ट्रीज, बिजनेस वो चीजें हैं जो आपको वहां तक लेके जा सकती है। अब बिफोर इंडिपेंडेंस वैसे ही बैंड बजी थी, आपको पता था, पहले चैप्टर में पढ़ा रखा था कि भाई डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी था, और ब्रिटिशर्स ने हमारी जो इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उसकी बैंड बजा दी। उन्होंने मशीन मेड प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करा, उनकी कॉस्ट कम थी, तो हमारे उनसे कंपीट नहीं कर पाए, ये सब था। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि यार हमें ना इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ बिल्कुल कड़े कदम उठाने पड़ेंगे अगर हमें इंडस्ट्री सेक्टर को ग्रो करना है। तो इंडस्ट्री सेक्टर में जब रिफॉर्म की बारी आई, तो 2 रिफॉर्म्स को लाया गया मेजर, जो आपके सिलेबस में है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जैसे एग्रीकल्चर में 3 रिफॉर्म थे, लैंड रिफॉर्म, जनरल रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन, वैसे ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में 2 रिफॉर्म थे। पहला रिफॉर्म जो आपका बेटा अवेलेबल है, दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं आईपीआर 1956। पहली बात तो बेटा आप यहां लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल्दो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, दोनों के दोनों, बट ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईपीआर 1956। अब देखो ये है क्या, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक तरह की एक जो है ना ग्रुप ऑफ पॉलिसीज है। मतलब आईपीआर जो है वो बेसिकली एक गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई जिसमें मल्टीपल पॉलिसी थी, जिसके अंदर मल्टीपल पॉलिसी थी, और उन सारी पॉलिसी का मेन एम था कि हमें इंडस्ट्री को बूस्ट करना है इंडिया की। तो इस पॉलिसी के अंदर मल्टीपल पॉलिसी थी। अच्छा, इसके बारे में एक चीज और याद रखेंगे बेटा, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था आईपीआर, वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1948 में। आपको एमसीक्यू आता है 1 मार्क का कि आईपीआर इंट्रोड्यूस कब हुआ था, फर्स्ट टाइम, सबसे फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम 1948 में आया था। लेकिन कुछ इनस्टेबिलिटी या गलत पॉलिसीज के कारण वो टेक्निक सही से चल नहीं पाई, तो गवर्नमेंट को लगा कि हमें पॉलिसीज को चेंज करना चाहिए, तो वो सेकंड आईपीआर लेकर आए इन 1956, और यही आपके सिलेबस में। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट कब आया था, तो 1948, फिर ये सेकंड था, और सेकंड वाला आपके सिलेबस में है। तो हमें जो पढ़ना है वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। अब इस आईपीआर में मल्टीपल पॉलिसीज थी, लेकिन हमें सिर्फ 2 पॉलिसी पढ़नी है, और 2 पॉलिसी बड़ी सिंपल सी है। पहली पॉलिसी है 3 टियर क्लासिफिकेशन। सर फिर से रिपीट कराओ, अपन क्या पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म। कौन से वाले रिफॉर्म? सर वो वाले रिफॉर्म जो 1951 से 1991 के बीच में हुए। ठीक है सर, समझ आ गया। अब इन रिफॉर्म्स में बेटा, इन रिफॉर्म्स में 2 रिफॉर्म्स आए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, पहला रिफॉर्म की बात करो। इससे पहले 48 में आईपीआर आया था, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बस डेट याद रखना। अभी जो है हमारे सिलेबस में वो है आईपीआर 1956। अब इसके अंदर मल्टीपल पॉलिसीज होती है, हमारे केस में सिर्फ 2 ही पॉलिसी है। तो आईपीआर में सबसे पहला पॉइंट है 3 टियर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन किया 3 टियर्स में। सर इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन मतलब, बेटा देखो गवर्नमेंट ने कहा सारी इंडस्ट्रीज इधर आ जाओ, सारी इंडस्ट्रीज इधर इकट्ठा कर ली गवर्नमेंट ने कहा हम सारी इंडस्ट्रीज को ना 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, 3 कैटेगरी में। ओके सर, बेटे सबसे पहले गवर्नमेंट ने डाली शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज, उसने कैटेगरी बनाई शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज, जो बहुत टॉप प्रायोरिटी पे इंडस्ट्रीज होती है, जो मतलब बहुत अच्छे लेवल पे, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, रेलवेज, जो बड़े बड़े काम होते हैं। सारी इंडस्ट्री चुनी और वो इंडस्ट्री आई 17।
17 इंडस्ट्रीज को उठाया, तू इधर आ जा, तू इधर, तू इधर, 17 इंडस्ट्री बुलाई और बोला ये 17 इंडस्ट्री शेड्यूल ए इंडस्ट्री है। अब आप कहोगे सर शेड्यूल ए इंडस्ट्री मतलब? बेटा शेड्यूल ए इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल ऑपरेशन हर एक चीज गवर्नमेंट खुद करेगी। शेड्यूल ए इंडस्ट्री में कितनी इंडस्ट्री आई? 17 इंडस्ट्रीज विच आर एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, विच आर एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, विच आर एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय, एक्सक्लूसिवली बोल रहा हूं, एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रोल प्ले करेगी उनमें। अगर प्राइवेट सेक्टर आया कि सर मुझे ना न्यूक्लियर एनर्जी का प्लांट लगाना है, गवर्नमेंट चेक करेगी अच्छा कौन सी इंडस्ट्री, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी तो भैया शेड्यूल ए इंडस्ट्री है। शेड्यूल ए इंडस्ट्री में 17 इंडस्ट्री विच आर एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय गवर्नमेंट थी, तो गवर्नमेंट आपको एंटर ही नहीं होने देगी। तो 3 टियर क्लासिफिकेशन में शेड्यूल ए आ गया, 17 इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। फिर उसने सेकेंड कैटेगरी बनाई शेड्यूल बी इंडस्ट्री, जिसमें उसने 12 इंडस्ट्रीज को चुना, पहले 17 और फिर 12। इन 12 इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट ने बोला कि हमारा कंट्रोल रहेगा, हमारा कंट्रोल रहेगा। पहले क्या बोला था? सिर्फ हमारा कंट्रोल रहेगा, एक्सक्लूसिवली, लेकिन यहां पे था प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर आप आ तो जाइए और आप आके काम भी करिए, लेकिन काम कैसे करना है, क्या करना है, ये गवर्नमेंट आपको जो बताए, जितना बचाए उतना ही करना। अच्छा मतलब 17 इंडस्ट्री शेड्यूल ए में एक्सक्लूसिवली ओन्ड होगी गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट है, प्राइवेट आ ही नहीं सकता। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज विच आर प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब प्राइवेट आएगा लेकिन प्राइवेट पे काम कैसे और क्या कर रहे हैं कौन बताएगा? गवर्नमेंट बताएगी। और बाकी चुन्नू पुन्नू जितनी भी चाय मट्ठी की रेडी वेडी लगानी है, जितने भी नकली काम है सारे, जिनमें कोई ऐसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उन्हें डाला सारी शेड्यूल सी में अदर इंडस्ट्रीज के नाम से, और वहां पे बोला भैया प्राइवेट सेक्टर आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बताओ, ये था आईपीआर का, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट। और फर्स्ट पॉइंट आपके सामने बेटा क्या बोला? 3 टियर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, 3 टियर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब ये 3 टियर में क्या है? सबसे पहले शेड्यूल ए, कितनी इंडस्ट्री? 17 इंडस्ट्रीज, क्या होगी? एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट। बेटा स्टेट का मतलब यहां पे क्या है? एक्सक्लूसिव ओन्ड बाय गवर्नमेंट। फिर शेड्यूल बी, शेड्यूल बी में कितना आया? 12 इंडस्ट्री, कैसे सर? प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय स्टेट, स्टेट का मतलब क्या है बेटा? गवर्नमेंट। फिर शेड्यूल सी, शेड्यूल सी में कितना कह रहा है? रिमेनिंग इंडस्ट्रीज कह रहा है ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। तो मेरे हिसाब से क्लियर है। सबसे पहले मैं आपको करा रहा हूं इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म। कितने रिफॉर्म थे? 2 रिफॉर्म थे। कितने रिफॉर्म? 2 रिफॉर्म। सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 और दूसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये बाद में डिस्कस करेंगे। आईपीआर 1956 की बात करूं तो पहले एक चीज याद रखना, इससे पहले आईपीआर 1948 में आया था और ये सेकंड आईपीआर था और हमारे सिलेबस में सेकंड वाला है। इसके अंदर इसके अंदर इंडस्ट्री से रिलेटेड मल्टीपल पॉलिसीज थी। हमारे सिलेबस में पहली पॉलिसी जो है वो है 3 टियर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करा, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए 17 इंडस्ट्री एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट, सिर्फ गवर्नमेंट ही आएगा और कोई नहीं। शेड्यूल बी 12 इंडस्ट्रीज प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय स्टेट, प्राइवेट आएगा लेकिन कंट्रोल ऑपरेशन सारे गवर्नमेंट के होंगे। और शेड्यूल सी में अदर इंडस्ट्रीज रिमेनिंग जितनी भी है उसमें प्राइवेट जो है वो अपना काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज पॉइंट नंबर ए। अब आईपीआर में ही सेकंड पॉइंट आया, आईपीआर में ही सेकंड पॉइंट आया, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। आप समझो बेटा, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, आपको पता है लाइसेंस मतलब क्या होता है? लाइसेंस एक तरह का रिटर्न परमिशन होता है, गवर्नमेंट से आप लेते हो जब भी आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है। समझो क्या? जो जब भी आपको कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसके लिए गवर्नमेंट से एक रिटर्न परमिशन लेना होता है, दैट इज लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। आपको पता होगा जैसे आपको लिकर, दारू शराब बनाने की फैक्ट्री खोलनी है, अब ऐसे थोड़ी आप सारे करा काम भी कहीं भी लगा दी, फैक्ट्री स्टार्ट कर दिया। आपको बेटा बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है जो अथॉरिटीज से लेनी पड़ेंगी हर एक चीज में, तो कई सारी ऐसी चीज है। तो ये जो लाइसेंस लेने का जो सिस्टम स्टार्ट हुआ था ना, वो आईपीआर 1956 ने करा था। आईपीआर 1956 ने सबसे पहले ये बताया था कि आपको अगर इंडस्ट्रीज लगानी है, पहले क्या वो कुछ स्पेसिफाइड इंडस्ट्री नहीं बोली, इंडस्ट्री लगानी है,
जैसे आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे तो यार कहीं ना कहीं कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज जैसे शराब हो गई, कोई ऐसी चीज हो गई, उनके केस में लाइसेंस लेना है ना। लेकिन यहां पे देखो, आप यहां पे कह रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लाइसेंसिंग, आपको कुछ भी काम करना है लाइसेंस लेना पड़ेगा भैया। अब इससे ना कई बार इन पॉलिसी से ये हुआ कि लोग ना बड़ा डिस्करेज हो गए, कह रहे यार हम छोटा सा भी काम करना है उसके लिए लाइसेंसिंग लो। अब चलो एक बार ले लो, अभी आप पढ़ोगे ना इसमें क्या बताया, बहुत ड्रामा कर दिया इन्होंने। तो ये टेक्निकली बाद में जाके चेंज कर दिया था क्योंकि बहुत पिट गया था मामला, इसने बहुत देश का हालात खराब कर दिए थे। बट अभी इसमें बोला क्या था ये सुन लो, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है क्या सर, एक रिटर्न परमिशन है, कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। किसके लिए, जब भी आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करोगे गुड्स एंड सर्विसेज की। अब गवर्नमेंट ने इसमें बोला कि यार अगर आपको कोई भी नई यूनिट को एस्टैब्लिश करना है, मान लीजिए मैंने अपनी नई फैक्ट्री लगानी है, तो गवर्नमेंट ने कहा लाइसेंस लेना पड़ेगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं गवर्नमेंट, तुम यार कैसी बात कर रहे हो भाइयों, तुम आपने बोला भाई न्यू यूनिट को एस्टैब्लिश करने के लिए लाइसेंस लेना है। मैंने कहा मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा ले लो भाई लाइसेंस। मैंने एक बार लाइसेंस ले लिया, गवर्नमेंट ने कहा एक मिनट रुक जाओ, अगर आप फ्यूचर में इस बिजनेस का जो एग्जिस्टिंग यूनिट है आपकी अभी जो है उसका एक्सपेंशन भी करते हो, मान लो भाई मैंने 10 एकड़ के लैंड पे इंडस्ट्री लगा दी, अब मुझे उसे एक्सपैंड करना है, अपनी ब्रांचेस खोलनी है, कुछ भी करना है, गवर्नमेंट ने कहा उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। मेरी खोपड़ी खराब, मैं कह रहा हूं भाई पहले आपने बोला कि न्यू यूनिट लगाओगे तो स्टैब्लिश करने पे लाइसेंस लेना है। मैंने कहा मैंने ले लिया, एक बार यही काम मैं कर रहा हूं, मैंने एक बार ले लिया, टेंशन नहीं है। अब यही काम जब मैं दूसरी बार थोड़ा बड़े लेवल पे करूंगा, उसके लिए आप मुझे कह रहे हो फिर से लाइसेंस है, गवर्नमेंट कह रही हाँ लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने कहा 3 चीजों में लाइसेंस लेना है, कह रहा अगर आप कोई नई यूनिट स्टैब्लिश कर रहे हो तब लाइसेंस लेना है, अगर आप पुरानी यूनिट को एक्सपैंड कर रहे हो, बड़ा करो तब भी लाइसेंस लेना है, और अगर आप प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, मतलब मान लीजिए मैंने जो है एक पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मदर डेयरी है, मदर डेयरी में बेटा मिल्क का काम है बेसिकली, लेकिन अगर आप देखो वो प्रोडक्ट उसके डाइवर्सिफाइड है, वो आइसक्रीम भी बेचते हैं, वो दही भी बेचते हैं, वो मिष्टी दही भी बेचते हैं, लस्सी छाछ सब बेचते हैं तो वो कह रहा है कि अगर आपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस करे, नए नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करे, प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करा, तब भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो भैया मैंने तो सर पकड़ लिया, मैंने हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा भैया इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो आऊंगा ही नहीं। तो इस चक्कर में मामला बहुत पिट गया था, बाद में इसको चेंज कर दिया था बड़े लेवल पे, और वो क्या कर रहा था, वो 3rd चैप्टर में अपने को पढ़ना है। बट अभी के लिए ये गवर्नमेंट ने सोचा, और गवर्नमेंट का सोचना उस टाइम पे सही था। उन्हें लगा कि यार अभी जो है ना हम गवर्नमेंट को ही ज्यादा कंट्रोल देंगे, किसी प्राइवेट बिजनेसमैन को दे दिया तो जैसे पहले ब्रिटिशर्स भी बिजनेस करने आए थे, उन्होंने धीरे धीरे बिजनेस करते करते रूल करने लग गए, तो ऐसी सिचुएशन दोबारा क्रिएट ना हो, तभी उनका मोटिव ये था। बट इस मोटिव के चलते उन्होंने इकोनॉमी की बैंड बजाने लग गए वो, तो बाद में इन्हें चेंज करा था। बट अभी के लिए आप ये समझो 2nd चैप्टर में इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म 1951 से 1991 वाले 2 रिफॉर्म्स आए थे। सबसे पहले था आईपीआर 1956, इससे पहले 48 में आया था। 1956 का आईपीआर की बात करूं, 2 पॉइंट है बेटा। सबसे पहला, इंडस्ट्री को कितने टीयर में क्लासिफाई करा, 3 टीयर में, शेड्यूल ए बी सी। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट, शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय स्टेट, और शेड्यूल 3 में रिमेनिंग इंडस्ट्रीज, जो कि आपकी क्या रहेगी बेटा, रिमेनिंग इंडस्ट्री जहां पे प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है। सेकेंड पॉइंट जो आईपीआर 1956 में हुआ वो था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग क्या है आप रीड कर लो बेटा, एक रिटर्न परमिशन है, रिटर्न परमिशन किससे है, फ्रॉम द गवर्नमेंट टू मैन्युफैक्चर गुड्स। अब रिक्वायरमेंट कब कब थी, कब कब लाइसेंस मिला था, कह रहे अगर आपको सेटअप करना है न्यू इंडस्ट्री, अगर आपको एक्सपेंशन करना है एग्जिस्टिंग वन का, और अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट करना है, तीनों ही केस में आपको लाइसेंस लेना रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है। तो मेरे हिसाब से क्लियर है। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म चल रहे हैं 2nd चैप्टर के, उसमें पहला आईपीआर चल रहा था 1956, उसके अंदर 2 पॉइंट थे, 3 टीयर क्लासिफिकेशन शेड्यूल एबीसी में, और दूसरा पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, कब लेना पड़ेगा, न्यू यूनिट को स्टैब्लिश कर रहे हो, पुरानी एग्जिस्टिंग वाली को एक्सपैंड कर रहे हो, या प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, तीनों केस में आपको लाइसेंस लेना इज कंपलसरी। मेरे हिसाब से बेटा बिल्कुल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अपने 2nd रिफॉर्म पे, और 2nd रिफॉर्म इज वेरी गुड। 2nd रिफॉर्म बहुत अच्छा साबित हुआ था इंडिया के लिए, बट फिर 3rd चैप्टर में आप पढ़ोगे कि कुछ चेंजेस 3rd चैप्टर में करे, जिससे ये रिफॉर्म ना थोड़ा गड़बड़ा गया था। ऑल्दो अगर ये रिफॉर्म वो इस टेक्निक पे चलते तो आज इंडिया की डेवलपमेंट बहुत अच्छे लेवल पे हो सकती थी,
बट थर्ड चैप्टर में उन्होंने कुछ ऐसे एक्ट करे जिसकी वजह से इस रिफॉर्म में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा और ये अब ढंग से काम नहीं कर पाया, तो थोड़ा इंडिया को इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब देखो सेकेंड रिफॉर्म जो है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दैट इज एसएसआई। अब मैं बता दूं पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती क्या है, पहले ये सुन लो बेटा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज उस टाइम पे बता रहा हूं, और करंटली द लिमिट इज 1 करोड़। अब सर हमें कौन सी लिमिट लिखनी है बेटा? आपको दोनों लिखनी है, आपको डेफिनेशन ही ऐसी लिखनी है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो डज नॉट एक्सीड 5 लाख एंड द करंट लिमिट इज रुपीज 1 करोड़। अब गवर्नमेंट ने सेकंड पॉइंट में ये बोला कि यार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करो। उन्होंने फोकस दिया एसएसआई पे। सर ऐसा क्यों? बट देखो 5 लाख रुपए ना थोड़ा नॉर्मल अमाउंट है। अगर आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को देखो तो उन्होंने बोला यार अगर हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खुलवाएंगे तो पहली बात तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत लार्ज लगेगी, और इतने लोग हैं नहीं जो बड़े जिनके पास इतना पैसा की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खोल दे। चलो मान लो 1 2 5 लोग मिल भी गए जो बड़ी इंडस्ट्री खोल देंगे, तो उसका जो बेनिफिट है वो उन्हीं 1 2 5 लोगों को तो मिलेगा। उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, जो भी कुछ होगा, वो वही 2 3 5 लोगों को मिलेगा। समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट ने बोला कि काम करो, आप बड़ी इंडस्ट्रीज, बिग फर्म्स, जो बिग स्केल इंडस्ट्रीज होती है उन पे फोकस मत करो। आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी जिसको स्टार्ट करने में 5 लाख से कम का अमाउंट लग रहा है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, इनमें आप स्टार्ट कर रहे हो, ऐसी इंडस्ट्रीज पे फोकस करो। अब इसमें क्या है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे थोड़ा थोड़ा अमाउंट जोड़ के 2 लाख रुपए जमा कर लिए, और 2 लाख रुपए में मान लो आपके घर पे ही आपने छोटा सा एक मैन्युफैक्चरिंग का काम खोल लिया। आप जो है शॉल्स बना रहे हो, स्वेटर्स बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, 2 लाख रुपए में स्टार्ट कर दिया। अब इससे बेनिफिट ये होगा, सबसे पहला बेनिफिट तो है कि इंप्लॉयमेंट बहुत जनरेट होगी। अगर आप बड़ी फर्म खोलोगे तो बड़ी फर्म में तो भाई 1 2 3 लोग ही काम करेंगे, और बड़ी फर्म जो है वो हमेशा काम करती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे। आपको याद होगा 2 तरह की टेक्निक होती है, एक होती है लेबर इंटेंसिव जिसमें लेबर वर्क से काम करवाते हैं, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है उसमें ना कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा फॉलो होता है, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में तो भाई बजट कम होता है, तो वो बड़ी बड़ी मशीन्स ला नहीं पाते, तो वो ज्यादा काम लेबर से करवाते हैं, जिससे सबसे बड़ा बेनिफिट है इंप्लॉयमेंट जनरेट करती है बहुत ज्यादा। कौन? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो गवर्नमेंट ने बहुत फोकस करा कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें, जिससे अल्टीमेट बेनिफिट ये निकलेगा कि बहुत ज्यादा लेवल पे इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी। बड़े फर्म्स कुछ लिमिटेड लोग ही खोल पाएंगे, लेकिन 1 2 लाख रुपए का बिजनेस अपने घर पे हर बंदा एटलीस्ट खोल सकता है, और वो खुद भी काम करेगा, 2 4 लोगों को आसपास भी काम देगा। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरी चीज, उसका बेनिफिट तो लिमिटेड लोगों तक रहेगा, इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा लोगों तक जा सकता है। इंप्लॉयमेंट जनरेट भी कौन करेगा? एसएसआई ज्यादा करेगी, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव फॉलो करती है, और जो बड़ी फर्म्स है वो कैपिटल फॉलो करती है, बड़ी बड़ी मशीन लगा देंगी। तो इसीलिए ये सोचते हुए गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा फोकस करा। अब सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती क्या है? वो इंडस्ट्री जिसकी इन्वेस्टमेंट नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, और द करंट लिमिट क्या है? 1 करोड़। तो इन्वेस्टमेंट नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, करंट लिमिट क्या है? 1 करोड़। अगर मैं एसएसआई के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं, अगर मैं एसएसआई के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं, नंबर 1 बेटा, एसएसआई क्या करता है? इंप्लॉयमेंट जनरेशन। क्यों जनरेट करता है? क्योंकि आपको पता है ये किस पे चलता है बेटा? बगल में लिख लेना लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ये फॉलो करता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेकिन जो बड़े फॉर्म्स होती है वो कैपिटल इंटेंसिव चलती है, तो ये ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हुआ ये कि गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला एसएसआई को प्रमोट करो, क्योंकि वो इंप्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट करेगा और हर बंदे तक बेनिफिट जाएगा। छोटा छोटा काम हर लोग स्टार्ट करेंगे तो बढ़िया रहेगा, है ना। लेकिन दिक्कत ये हुई कि मान लो एक छोटा सा बिजनेस है, 2 लाख रुपए घर पे हाथ से स्वेटर बनाने का, और एक बड़ी सी इंडस्ट्री है वो भी स्वेटर बना रही है मशीन से और बड़े लेवल पे। तो क्या इन दोनों का कंपटीशन क्या सही रहेगा? मतलब ये सही है कि एक 2 लाख की इंडस्ट्री और एक 200 करोड़ की फर्म दोनों आपस में कंपीट कर रहे हैं? भाई ऑब्वियसली बात है, इनकी कॉस्टिंग ज्यादा होगी, क्योंकि कम अमाउंट में बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं। इनकी कॉस्टिंग बहुत कम होगी क्योंकि मशीन से बना रहे हैं और ह्यूज लेवल पे बना रहे हैं, रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा परचेज कर रहे हैं, तो इनकी कॉस्टिंग भी कम आएगी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार अगर हम एसएसआई को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे ना,
तो बिग फर्म से वो कंपटीशन में हार जाएगी, और इन्हें तो एसएसआई को प्रमोट करना है ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट ने फॉर प्रोटेक्शन, किसकी प्रोटेक्शन, एसएसआई की, किससे, बिग फर्म से, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए, 2 स्टेप लिए। पता है क्या, सबसे पहला उसने ना रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कर दिया। रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, गवर्नमेंट ने बोला स्वेटर जो है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, स्वेटर जो है वो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बना सकती है, और बिग फर्म स्वेटर बिजनेस में एंटर ही नहीं कर सकती। खत्म बात। अब बिग फर्म जब स्वेटर बना ही नहीं रही तो स्वेटर कौन बना रहा है, सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब इनका कंपटीशन आपस में भाई सही है, सबका लेवल सेम है, बिग फर्म से प्रोटेक्ट कर लिया। उन्होंने प्रोडक्ट को रिजर्व कर दिया कि कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स है जो सिर्फ एसएसआई ही बना सकती है। और नेक्स्ट इसके बाद उन्होंने वेरियस कंसेशन दिए। कंसेशन मतलब होता है बेनिफिट। जैसे उन्होंने बोला एसएसआई आपको 2 लाख रुपए चाहिए ना, लोन चाहिए आपको, तो एक काम करो, हम आपको बैंक से, गवर्नमेंट बोल रही है बैंक से लोन दिलाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम रखेंगे आपके लिए, आपको जो है हम अदर बेनिफिट देंगे, मतलब वेरियस टाइप के जो है हम बेनिफिट देंगे अगर आप एक एसएसआई हो तो। हर तरीके से गवर्नमेंट का मोटिव था एसएसआई ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो, लोग एनकरेज हो ये बेनिफिट देके कि यार हमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में नौकरी नहीं करनी, हमें अपना छोटा सा काम खोलना है जिससे हमें भी नौकरी मिले और 2 लोगों को और नौकरी मिले। राइट, तो ये कॉन्सेप्ट था बेटा एसएसआई का, मेरे हिसाब से एकदम क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बाकी मैं फिर से रिपीट कर दूं, फिर से जल्दी से बोलेंगे। बेटा अपन पढ़ रहे बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, रिफॉर्म्स 3 थे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, ये 1951 से 1991 वाले हैं। एग्रीकल्चर में हमने 3 रिफॉर्म लास्ट क्लास पार्ट बी में पढ़ लिए थे, लैंड रिफॉर्म, जनरल रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन। सेकंड आपका जो पॉइंट है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में सिर्फ 2 रिफॉर्म आए थे। सबसे पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, वैसे पहले 48 में आया था बट हमारे सिलेबस में 56 वाला है। अगर आपको क्वेश्चन है फर्स्ट कब आया था, वो 48 है, ठीक है। और दूसरा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आईपीआर 1956 जो है बेटा, उसमें 2 बातें बोली गई। सबसे पहला उन्होंने बोला कि इंडस्ट्रीज को हम 3 टियर में क्लासिफाई करेंगे, शेड्यूल ए, बी, सी। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज विच आर एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट। शेड्यूल बी में देयर आर 12 इंडस्ट्रीज विच आर प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय स्टेट। और शेड्यूल सी में सारी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज को डाल दिया विच आर, जिसमें प्राइवेट सेक्टर एंटर हो सकता है, काम कर ले अपना। सेकेंड पॉइंट आईपीआर के अंदर ही था कि उन्होंने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को इंट्रोड्यूस करा। नाउ व्हाट इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग? सर एक रिटर्न परमिशन होती है जो गवर्नमेंट से मिलती है गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपको लाइसेंस लेना है 3 बारी। सबसे पहले अगर आप कोई नई यूनिट को स्टैब्लिश कर रहे हो, नंबर 2 आप किसी एग्जिस्टिंग यूनिट को एक्सपैंड कर रहे हो, और नंबर 3 अगर आप अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस कर रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो। तीनों ही केस में आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो बाद में लोगों को बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया और लोग काफी डिस्करेज हुए इंडस्ट्रीज को खोलने में, ठीक है, ये पंगा था। फिर सेकंड बात करूं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, तो सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है? सर बेसिकली ये वो इंडस्ट्री है जिसकी इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज, करंटली द लिमिट इज 1 करोड़। अगर मैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्यों गवर्नमेंट फोकस करी थी इस पे, तो सर इसलिए फोकस करी थी क्योंकि ये सबसे मेजर तरीका है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे ज्यादा चलती है एज कंपेयर टू जो बिग फर्म है वो कैपिटल मशीनरीज पे ज्यादा चलती है। तो ये एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट करती है, इसलिए गवर्नमेंट का फोकस स्मॉल स्केल पे ज्यादा था। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने वेरियस स्टेप लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर बिग फर्म और स्मॉल स्केल का कंपटीशन हुआ तो बिग फर्म्स इन्हें हरा देगी आराम से, तो हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि लोग स्मॉल स्केल के लिए एनकरेज हो। प्रोटेक्ट करने के लिए 2 चीजें, सबसे पहला प्रोडक्ट को रिजर्व करा, और नंबर 2 हमें वेरियस कंसेशन दिए स्मॉल स्केल को, लाइक इंटरेस्ट, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा, ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें। तो ये था बेटा आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। मेरे हिसाब से दोनों के दोनों क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इन्हें जल्दी से नोट करो, वरना नोट्स आपके पास अवेलेबल है। और आप हेडिंग डालो लास्ट हमारा फॉरेन ट्रेड सेक्टर, जल्दी से भाई जल्दी से। हाँ जी बेटा, तो बेटा हम जो है लास्ट टॉपिक पे बढ़ चुके हैं अपने चैप्टर के, और इसके साथ हमारा जो यूनिट 2 है दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो एंड हो जाएगा। और लास्ट जो टॉपिक है वो है फॉरेन ट्रेड सेक्टर रिफॉर्म। बेटा अभी तक हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म्स देख लिए, वो रिफॉर्म जो 1951 से 1991 में हुए थे, दैट इज लैंड रिफॉर्म, जनरल रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसे सबसे इंपॉर्टेंट कर लेना।
फिर सेकंड हम गए थे बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में, जहां पे दो रिफॉर्म थे। सबसे पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आईपीआर जो था उसके अंदर भी 2 पॉइंट थे, 3 टियर क्लासिफिकेशन शेड्यूल एबीसी और इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ठीक है, एसएसआई में नॉर्मल बेसिक सी बातें थी, वो याद रखेंगे। इसके साथ अगर मैं लास्ट टॉपिक की बात करूं जो है फॉरेन ट्रेड सेक्टर रिफॉर्म, तो बेटा ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। पहली बात आप ये समझिए कि फॉरेन ट्रेड सेक्टर होता क्या है। जब भी मैं फॉरेन ट्रेड की बात करूंगा ना आपसे, तो बेटा फॉरेन ट्रेड में आता है कंट्री का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, कंट्री का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट टू और फ्रॉम इंडिया। जितना भी एक कंट्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करती है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो सारा आता है फॉरेन ट्रेड के अंदर। ठीक है, वो होता है फॉरेन ट्रेड सेक्टर। तो इंडिया बहुत सारी कंट्रीज से आपको पता है एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, गुड्स करता है, सर्विसेज करता है, तो वो सारा इंडिया को जो डाटा है वो आता है फॉरेन ट्रेड सेक्टर में, राइट। अब जब मैं फॉरेन ट्रेड सेक्टर रिफॉर्म की बात करूंगा, पहली बात सर ये रिफॉर्म कौन से वाले हैं, ये रिफॉर्म है 1951 से 1991। बार बार आपको याद दिलाता चल रहा हूं बेटा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर आपने पहले भी पढ़ा था, इस चैप्टर में भी पढ़ा था, तो आपको कैसे पता लगेगा, आपको टाइम पीरियड देखना पड़ेगा। अगर फॉरेन ट्रेड सेक्टर बोल रहा है बिफोर इंडिपेंडेंस, तो बेटा फॉरेन ट्रेड सेक्टर बिफोर इंडिपेंडेंस अलग था, अलग ही बात हुई थी, फर्स्ट चैप्टर में बताया था। अब यहां पे फॉरेन ट्रेड सेक्टर जो है ये है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो यहां पे आपको फिर ये लिखना पड़ेगा, राइट। और इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा बन के आता है, वो मैं बताता चलूंगा, पर पहले आप समझो क्या है। तो फॉरेन ट्रेड सेक्टर रिफॉर्म की बात करूं 1951 से 1991, सबसे पहले फॉरेन ट्रेड क्या होता है, फॉरेन ट्रेड सेक्टर में इंडिया के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आते हैं सारे के सारे। अब जब सरकार को फॉरेन ट्रेड सेक्टर में चेंज करने थे ना, तो गवर्नमेंट ने बड़ा बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखा, कह रहा कोई ज्यादा पॉलिसीज अपन इनको इंट्रोड्यूस नहीं करनी, अपन एक ही पॉलिसी इंट्रोड्यूस करेंगे। और बेटा गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड सेक्टर में रिफॉर्म में सिर्फ एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में उन्होंने बस एक ही बात बोली, उन्होंने बोला इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो कुछ इस तरीके से चेन बन रही है, फॉरेन ट्रेड सेक्टर के रिफॉर्म में एक पॉलिसी आई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसके अंदर एक बात बोली दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। और नाम से पता लग रहा है इंपोर्ट को क्या करना है बेटा, सब्स्टिट्यूट करना है। इंपोर्ट को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। सर किससे सब्स्टिट्यूट करना है, फ्रॉम डोमेस्टिक गुड्स। एक शब्द में अगर बोलूं तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बोला कि आप इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूशन करो, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जो गुड्स आप बाहर की कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो उन्हें इंपोर्ट ना करते हुए सब्स्टिट्यूट कर दो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, यानी बाहर से मंगवाने से अच्छा है अपने देश के प्रोडक्ट को यूज करो। सर ऐसा क्यों बेटा, सबसे पहले देखो सेल्फ सफिशिएंसी आप अचीव करोगे, आत्मनिर्भरता, किसी और पे डिपेंडेंस, किसी की इंटरफेरेंस का कोई लेना देना ही नहीं है। तो पहला पॉइंट ये कि गवर्नमेंट ने ये सोचते हुए बोला कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करो, इंपोर्ट ना करवाते हुए आप उसे सब्स्टिट्यूट करो फ्रॉम डोमेस्टिक गुड्स, और इसका बेनिफिट सेल्फ सफिशिएंसी अचीव होगी, किसी पर डिपेंडेंस, किसी की इंटरफेरेंस आपको बीच में नहीं आएगी। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जब आप गुड्स का इंपोर्ट करते हो ना, जब आप गुड्स का इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट कर लिया, बदले में आपको पैसे देने हैं, और पैसे जो है वो फॉरेन करेंसी की फॉर्म में जाते हैं। तो आप बस याद रखना कि इंपोर्ट करने से जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें बहुत गिरावट आ जाती है, बहुत गिरावट आती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। ये गवर्नमेंट को नोटिस करा कि यार, गवर्नमेंट ने बोला अगर ऐसे हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है, मतलब डॉलर, पाउंड, हर कंट्री, जैसे इंडिया में आप आरबीआई के पास जाओगे तो आरबीआई ने बहुत बड़े लेवल पे रिजर्व गुल्लक में रखे हुए पैसे, कि कई बार हमें फॉर एग्जाम्पल वहां से हेल्प लेनी पड़ी तो उन्हें बेटा रुपीज थोड़ी देंगे हम, उन्हें तो उनकी करेंसी देनी पड़ेगी। तो इस चीज में हेल्प होती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। तो जब कंट्री इंपोर्ट करती है तो उससे पेमेंट्स हमें बहुत करनी पड़ जाती है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा हमें अपने रिजर्व्स को बढ़ाना है, तुम कम करवा ले बार। तो एक रीजन ये था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने का। तो राइट, तो सबसे पहले फॉरेन ट्रेड सेक्टर रिफॉर्म में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बोला कि आप इंपोर्ट करवाने की जगह गुड्स को सब्स्टिट्यूट करो डोमेस्टिक गुड्स से, खुद के कंट्री के प्रोडक्ट्स को यूज करो, जिससे आपकी फॉरेन डिपेंडेंस एंड फॉरेन इंटरफेरेंस कम हो। इसके साथ साथ हम जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है
उसको भी सेव कर पाए, वो कम ना हो, खत्म ना हो, राइट। अब यहीं पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का ये सारे पॉइंट इसी के, रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन बाय इंपोर्ट्स, सॉरी ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है बेटा, याद रखना। पॉइंट नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। बेटा पेपर में इसी नाम से आएगा, वो कहेगा कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुई थी। तो याद रखेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब इंपोर्ट्स को आप रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट करो डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, और इसका ही दूसरा नाम होता है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, जिसे हम प्यार से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एक और नाम है ये द बेसिक एम क्या था, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। हमें जो है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है फॉरेन कंपटीशन से। सर ऐसे कैसे हो जाएगा बेटा, जब आप इंपोर्ट करोगे ना, तो फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे कंट्री में माइक्रोमैक्स का फोन है और आप बाहर से एप्पल का फोन मंगवा रहे हो, तो हर बंदा देखेगा कि एप्पल का फोन बहुत बढ़िया है, चलो एप्पल हटा दो वो एक्सपेंसिव है, एमआई का फोन मंगवा रहे हो। अब एमआई का फोन माइक्रोमैक्स से सस्ता है, उससे बेटर फीचर है हर चीज में, तो हर बंदा एमआई के फोन पे जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसे तो हमारा जो माइक्रोमैक्स ब्रांड है, इंडिया का जो ब्रांड है, वो चल ही नहीं पाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेन एम था कि जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है वो अच्छे से प्रोटेक्ट रहे फॉरेन कंपटीशन से, तो उन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को एनकरेज करा था। और लास्ट, प्रोटेक्टिंग इंपोर्ट्स थ्रू टैरिफ एंड कोटा। गवर्नमेंट यूज 2 ways टू प्रोटेक्ट गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम, यहां पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये 2 पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करा। नंबर 1 इज टैरिफ सिस्टम एंड नंबर 2 इज कोटा सिस्टम। तो टेक्निकली अगर आप देखो तो फॉरेन ट्रेड सेक्टर रिफॉर्म में सबसे पहले क्या आया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में आया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला भाई इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करे डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, इसको बोलते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। और मेन एम था कि डोमेस्टिक प्लेयर्स को हमें प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अब देखो जब गवर्नमेंट ने ये बोला ना, तो पब्लिक इतनी अच्छी थोड़ी ऐसे सुन लेगी। गवर्नमेंट ने बोला यार अब माइक्रोमैक्स का फोन यूज करो और जो अपना भाई एप्पल का फोन है उसको यूज नहीं करना। अब भाई कोई बंदा क्यों ये बात मानेगा, वो कह रहा है यार अब मेरे को भाई एप्पल प्रोडक्ट्स पे जाना है, मुझे जो है सैमसंग प्रोडक्ट्स पे जाना है, वो बेटर फीचर है, बेटर प्राइसिंग है, बेटर कैमरा है, हर एक फीचर आपको बेटर मिल रहा है एज कंपेयर टू इंडिया के प्रोडक्ट से। तो हर बंदा गवर्नमेंट की बात थोड़ी सुनेगा। तो गवर्नमेंट ने देखा कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बोलने से लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, तो इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए। और बेटा वो 2 स्टेप थे। स्टेप नंबर 1 था सबसे पहले टैरिफ सिस्टम। अब टैरिफ सिस्टम क्या था, टैरिफ का मतलब होता है वो टैक्स जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे लगता है। गवर्नमेंट ने जानबूझ के, गवर्नमेंट ने बोला देखो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंपोर्ट करवाना है ना, आपको जो है सैमसंग का फोन चाहिए, एप्पल का फोन चाहिए, कह रहा मंगवा लो। फोन कितने का है, हमने बोला भाई 1 लाख का फोन है, हम तो मंगवाएंगे। गवर्नमेंट ने कहा मंगवा लो कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला बस 1 लाख का फोन जब आप मंगवाओगे ना, तो उसपे जो टैक्स है, इंपोर्ट करने पे टैक्स जो लगता है, टैरिफ लगता है, वो 200% लगेगा। मतलब 1 लाख का फोन है, 2 लाख उस पर टैक्स लगेगा और अल्टीमेटली आपकी पॉकेट में वो 3 लाख का पड़ेगा। टैरिफ सिस्टम का मतलब है जो टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, उसे गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा कर दिया कि प्राइजेस जो है गुड्स के, फॉरेन गुड्स के जो प्राइजेस है वो इंडिया में इतने एक्सपेंसिव हो गए। और जब प्राइस बढ़ेंगे तो लोग उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम करेंगे, जिसकी वजह से इंपोर्ट कम होगा, और इंपोर्ट कम होगा तो लोग अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पे जाएंगे। अब जो बंदा फोन ले रहा था एप्पल का, वो कह रहा है 1 लाख तो चलो एक किडनी बेच के निकाल ली, 3 लाख कहां से लाऊंगा, अब वो कह रहा है चलो माइक्रोमैक्स ही चला लो। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को करने के लिए पहली चीज उन्होंने टैरिफ सिस्टम करी कि जो टैक्स ऑन इंपोर्ट है उसे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से फॉरेन गुड्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए, जिससे उनकी डिमांड कम हो गई और इंपोर्ट्स कम हो गए। अब कुछ ऐसे लोग थे जो कह रहे 3 लाख ना, कह रहे 3 लाख भी ले लेना। भाई कुछ होंगे अल्टीमेट रिच पीपल जो कह रहे हैं 1 लाख का फोन है, 2 लाख ड्यूटी ले लो ना, 3 लाख पड़ रहा है, अल्टीमेटली कह रहा मैं 3 लाख दूंगा। अब गवर्नमेंट को लगा यार ऐसे बंदे तो दिक्कत कर देंगे, तो गवर्नमेंट का कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट ने उनके लिए टैरिफ सिस्टम के बाद है कोटा सिस्टम। बेटा कोटा सिस्टम का मतलब है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। कोटा सिस्टम इज व्हाट, ये एक तरह की क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थी। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन मतलब सर, मतलब ये कि गवर्नमेंट ने बोला
कि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज्यादा इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि लेट्स अज्यूम 1 करोड़ तक का इंपोर्ट आप कर लो। जब तक आप 1 करोड़ का इंपोर्ट करोगे ना, पूरी ऑल ओवर इंडिया बता रहा हूं, 1 करोड़ का इंपोर्ट इंडिया के लोग करेंगे, तब तक टैरिफ सिस्टम लगेगा, मतलब टैक्स ज्यादा लगेगा। और जैसे ही लिमिट 1 करोड़ पे पहुंची और उसके बाद आप कह रहे हो मैं तो एक और फोन लूंगा 3 लाख में, गवर्नमेंट कह रही है उसके बाद आप टैक्स 200% ज्यादा में भी उसे इंपोर्ट नहीं करवा पाओगे। तो पहले टैरिफ सिस्टम लगेगा, कोटा सिस्टम में उन्होंने एक लिमिट फिक्स कर दी कि यहां तक तो टैरिफ सिस्टम लगता रहेगा। तो अब यहां पे वही लोग परचेस करेंगे जिनके पास ज्यादा पैसा है, लेकिन एक लिमिट के बाद आपके पास कितना भी पैसा है, कोटा सिस्टम ने एक लिमिट को फिक्स कर दिया कि इससे ज्यादा तो आप फिर भी नहीं कर पाओगे। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को सही से अप्लाई करवाने के लिए गवर्नमेंट ने 2 स्टेप्स लिए। सबसे पहले टैरिफ सिस्टम, जिसने गुड्स को एक्सपेंसिव कर दिया ताकि डिमांड कम हो, इंपोर्ट कम हो। दूसरा, जो तब भी डिमांड कर रहे थे उनके लिए कोटा सिस्टम लाए, जिसमें उन्होंने मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंपोर्ट्स को फिक्स कर दिया कि मैक्स टू मैक्स इतने अमाउंट तक के इंपोर्ट्स कर सकते हो, उसके बाद आप पैसा कितना भी एक्स्ट्रा दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम इंपोर्ट नहीं करने देंगे। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट है पूरा फॉरेन ट्रेड सेक्टर रिफॉर्म का। आई होप आपको यूनिट 2 इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जो 3 पार्ट है, पार्ट ए बी सी, एकदम क्लियर हो। पार्ट ए में हमने इकोनॉमिक प्लानिंग को देखा सारा कंप्लीट, फिर हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म के 2 पार्ट बनाए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट बी में मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर्स आपके साथ डिस्कस करे थे, जिसमें लैंड रिफॉर्म, जनरल रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कवर करे। फिर आज के पार्ट सी में हमने स्टार्ट करा इंडस्ट्रियल सेक्टर से। इंडस्ट्रियल सेक्टर में बेटा सबसे पहले हमने करा आईपीआर, जिसमें 3 टियर क्लासिफिकेशन और लाइसेंसिंग को इंट्रोड्यूस करा। फिर था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो 5 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट पे लगती है, करंट लिमिट है 1 करोड़। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट करती है क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है, और साथ के साथ इसे बिग फर्म से प्रोटेक्ट करना था, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, सबसे पहला प्रोडक्ट को रिजर्व करा, दूसरा वेरियस कंसेशन दिए। अगर मैं फॉरेन ट्रेड सेक्टर की बात करूं तो फॉरेन ट्रेड सेक्टर में बस एक पॉलिसी आई, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसके अंदर बस एक चीज बोली, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को यूज करिए और इंपोर्ट को रिप्लेस कर दीजिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। मेन एम था कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उन्हें प्रोटेक्ट करना फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए गवर्नमेंट ने 2 स्टेप्स लिए। पहला टैरिफ सिस्टम, जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स लगाया इंपोर्ट पे ताकि उनकी डिमांड कम हो एज वेल एज इंपोर्ट कम हो। और दूसरा कोटा सिस्टम, जब लोग बिल्कुल भी नहीं मान रहे तो उन्होंने इंपोर्ट करने की जो मैक्सिमम लिमिट है उसको फिक्स कर दिया, उससे ज्यादा कोई भी व्यक्ति इंपोर्ट कर ही नहीं सकता। राइट, तो आपका जो यूनिट 2 है बेटा वो पूरा का पूरा डन होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो, और कोई भी आपको डिफिकल्टी आ रही है तो प्लीज बेटा आप मुझे बताएंगे। सारा एक कॉन्सेप्ट माइनर से माइनर डिटेलिंग मैं इस सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं, ऑल्दो 1 शॉट में आने थे, बट स्टिल देखो बेटा आप समझो, अगर मैं एक शॉट में मर्ज कर लूं 2 घंटे का लेक्चर, 2.5 घंटे का लेक्चर, और उसमें मैं जल्दी करा रहा हूं, टॉपिक्स कट कर रहा हूं, तो वो चीज कोई वर्थ नहीं है उसकी। राइट, मेरी ये गारंटी है, अगर आप ये सीरीज पूरी देख रहे हो, एग्जाम में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो इसके बाहर दिख जाए आपको। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इसको करने के बाद, नोट्स लर्न करने के बाद, आप बुक से जरूर एक बार रीड करना फुल फ्लेज, ताकि आपको एक एक्सपोजर मिले कि किस तरीके से आप कंटेंट को बढ़ा सकते हैं। राइट, लेकिन कंटेंट पूरा यही है, समझना पूरा यही है। अब लिखवाने वाला जो काम है सारा, वो आप जो है बुक से एक बार रीड करोगे, आपको समझ आएगा कि हम कैसे इसी चीज को कैसे हम 4 मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे। राइट, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, आप पूरी सीरीज ज्यादा से ज्यादा 15 लेक्चर 20 लेक्चर बनेंगे अगर हर चैप्टर के, वैसे सेकंड के बाद थर्ड एक बड़ा चैप्टर है, उसके बाद 4th 5th 6th जितने भी चैप्टर है सारे छोटे छोटे हैं, हो सकता है सारे एक शॉट में डन कर दूं मैं, बट स्टिल ज्यादा से ज्यादा 10 चैप्टर का आप लगा लो, 15 से 16 लेक्चर भी बनेंगे, कोई टेंशन नहीं। अगर आप करोगे बेटा बहुत अच्छे से आपके मार्क्स स्कोर हो जाएंगे, इंडियन इको में स्पेशली। राइट, तो आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। हम 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे और नोट्स डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, 1st चैप्टर के भी वहां पे अवेलेबल है, और जो 3rd चैप्टर आएगा उसके डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल होंगे 3rd चैप्टर के। तो अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे, टाटा बाय बाय।